हमें ये चैलेंज दिया गया था कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, हम 100 क्रॉस चेक कर चुके हैं और अब हम मैजिक फिगर भी क्रॉस करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे अवाम का, सब लोगों का, जो उन्होंने हमको विश्वास किया है। इस ये लेके थर्ड टर्म हमें विश्वास किया है। बीजेपी धीरे धीरे आगे आएगा और बीजेपी सरकार बनाएगा पश्चिम बंगाल में। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आप देख सकते हैं, आंकड़े भी आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में खेला होवे जो ममता बनर्जी लगातार कहती आ रही थी, ऐसा लग रहा है खेल हो गया है। नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर 8000 मतों से बढ़त ले ली है। संयुक्ता चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ रही है टीएमसी की। आप बहुत खुश होंगी और बधाई भी आपको, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त आपको मिल रही है। लेकिन मैं आपसे ये प्रदीप्ता मुखर्जी, माफ कीजिए, प्रदीप्ता मुखर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रदीप्ता जी, इस जीत को आप कैसे देख रही हैं? ये कौन सा ऐसा वोटर है जो आपके साथ इंटैक्ट होकर आ गया और इतनी बड़ी जीत? प्रदीप्ता जी। देखिए, मैं 3 महीने पहले ही रोमाना जी के एक प्रोग्राम में कहा था कि जहां से ममता दी जहां से खड़ी होगी, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो यही हुआ है, लाइन वहीं से शुरू हो गया है। और 2 चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बंगाल का पीपल है वो बीजेपी का जो कल्चर है बाइपोलराइजेशन का, वो बाइपोलराइजेशन ऐसा हुआ कि मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, लेकिन लोकल लीडर का कोई दिखाई नहीं पड़ा यहाँ। और क्या हुआ कि टीएमसी का जो बी टीम मैंने बोला था यही चैलेंज पे, तो वो बी टीम काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो यहाँ का पीपल है वो ऐसे सोचा कि अगर वोट देना ही है तो ऐसे पार्टी को क्यों दे जो अपने आप को बोलता है पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन जो पार्टी का मतलब कोई संगठन नहीं ऐसा है, लीडर ऐसा नहीं है, लोकल लीडर नहीं है, सेंट्रल लीडर को लेके ही पार्टी चलाना चाहते हैं, तो कैसे हो जाएगा। यहाँ का सुब्रतो चटर्जी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन लीडर था, ओएससी बोला जाता है, उसको वोट के पहले ही हटा दिया गया। लोकल लीडर जो है उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट दिया गया जो है टीएमसी से चला गया, जो बीजेपी से सीपीएम से चला गया, कांग्रेस से चला गया, ऐसे लीडर लोगों को यहाँ टिकट दिया गया। और लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो है मिस गवर्नेंस इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिस गवर्नेंस क्यों बोला हमने? क्योंकि देखिए आप थर्ड स्टेज के बाद भी एक प्रॉब्लम आ गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध ममता जी ने डायरेक्ट एक एलिगेशन आना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हम लोग का मंत्री है जो शाहजी ही इलेक्शन कमीशन चला रहा है, ऐसे एक एलिगेशन आना लाया गया। लेकिन क्या किया, उसके बगल में ममता जी को खिंचवाते जहां से दीदी खड़ी होती है वहीं से लकीर लाइन शुरू होती है। अब आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। अब राज्य का चुनाव था, आप इसको कहाँ केंद्र सरकार पर रेफरेंडम के तौर पर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आपने उससे पहले जो 2 बातें उठाई हैं प्रदीप्तो जी, चलिए बधाई बहुत बहुत आपको। अभी तक के रुझानों में बढ़िया करती हुई टीएमसी बंपर जीत के साथ तीसरी बार सत्ता में आते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 2 बड़ी बात आप कह रहे थे, मुझे लगता है बप्पा जी को इस पर जवाब देना चाहिए। बप्पा जी, टीएमसी की बी टीम ही तो बन गई थी बीजेपी, और था क्या? आप देखिए किस तरीके से नाराजगी। जितेंद्र तिवारी का आप एग्जाम्पल लीजिए, आ रहे हैं बीजेपी में, नहीं आ रहे हैं, नाराज हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता, बाबुल सुप्रियो नाराज हो गए, इस वजह से नहीं ले रहे हैं, और फिर आखिर में क्या होता है, उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है। देखिए, टीएमसी के जो मेरे दोस्त बोल रहे थे, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ कि उनको उनकी दल से ज्यादा मेरे दल के बारे में पता ही है। अच्छा लगता है इतनी ज्यादा जानकारी वो रखते हैं मेरे दल के बारे में। उन्हीं के दल के ज्यादातर लोग निकल कर गए आपके दल में, यही तो वो कह रहे हैं, इसीलिए ज्यादा जानते हैं। हाँ, उन्हीं के सब साथी थे ना जो निकल कर आ गए आपके यहाँ, और आपने उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। एकदम क्योंकि मेरे दोस्त को शायद पता भी होगा कि तृणमूल दल भी जब बना था तब वो भी
बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम से आए हुए लोग ही उस दल को समृद्धशाली किए थे। तो राजनीति में इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी उधर होते ही रहता है, ये चलता ही रहता है। तो ये नहीं दौर बोलता था कि क्यों भारतीय दिया है पीपल्स ये लार्जेस्ट पार्टी ऑफ वो द लोग वर्ल्ड, चीख चीख के ये हर आइडियोलॉजी मंच तो पे। टीएमसी तब नहीं था ना। भाई साहब थोड़ा सुन लीजिए, भाई साहब थोड़ा सुन लीजिए। जो लोग गए हैं वो लोग चीख चीख कर बोले हैं कि तृणमूल दल नहीं है, पीसी भाइपों का सिंडिकेट कंपनी है, इसीलिए वो लोग दल छोड़ के अब गए। उनको अपनी कल गलती दिन का ये भी एहसास हो हो रहा सकता है होगा, कि वही लेकिन लोग फिर से आपके घर उस में चल समय जाए। तो देखिए, बप्पा जी राजनीति ऐसी में- हवा आपने चलाई, ऐसी तस्वीर दिखाई कि ऐसा लगा कि बस अब की बार तो बीजेपी एकदम और झंडा एक ही लहरा बात देगी, मत रखिए, और इसीलिए वो पार्टी एक ही- टूटी। बहुत बड़ी संख्या में आपने उनके नेताओं को तोड़ा। ये जो सब्ज बाग आपने दिखाए थे, यही तो मैं कह रही हूँ ना। हम लोगों का जो रिजल्ट, हम लोग रुमाना कुछ बड़ी खबर आ रही है जी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। इस वक्त ममता बनर्जी 6 वोट से पीछे हो गई है। 16वां राउंड चल रहा है, ये आखिरी राउंड है। मैं आपको बता दूं कि आखिरी राउंड चल रहा है काउंटिंग का, और इस वक्त इस आखिरी राउंड में ममता बनर्जी 6 वोट से पीछे चल रही है। इससे पहले 15वें राउंड तक वो 8000 वोट की लीड ली हुई थी, लेकिन इस बार तेजी से शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ते हुए, काउंटिंग में वोट बढ़ते हुए शुभेंदु अधिकारी के खाते में, और ममता बनर्जी 16वें राउंड की काउंटिंग में अब पीछे हो गई है। 6 वोट पीछे ममता बनर्जी। अजय दा, ये तो खेल हो सकता है अजय बोस। हाँ, ये बहुत अजीब होगा अगर ममता हार गया। मेरे ख्याल पे आखिर में ममता मेकअप कर लेगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बड़ा उलटफेर होगा दिबांग जी, ये बड़ा उलटफेर होगा। 6 वोट से पीछे ममता बनर्जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, ये ममता ने जब नंदीग्राम गया और शुभेंदु को खिलाफ, और शुभेंदु का ये गढ़ था, और ये ममता ने बहुत ही पॉलिटिकल रिस्क लिया। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल रिस्क लिया। जल्दी क्विक रिएक्शन लेते हैं हम। इस वक्त की बड़ी खबर, 16वें राउंड के बाद ममता 6 वोट से पीछे, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कालीघाट, अपने घर पर ही ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहां पर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये दिबांग जी, ममता बनर्जी 6 वोट से पीछे, और ये आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है। अगर ये आखिरी राउंड की काउंटिंग है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी खबर होगी अगर ममता बनर्जी रह जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से लगातार उनका वोट प्रतिशत बना हुआ है पूरे राज्य में, जिस तरह से लगातार करीब 10% का अंतर है, लेकिन यहाँ लगातार शुभेंदु उनको टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब बाजी कहीं भी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो मनीष सिसोदिया जो पिछली बार दिल्ली में चुनाव हुए थे, वो भी लगातार पीछे चल रहे थे, आखिर में उनको जीत हासिल हुई। आलोक मेहता का भी रुख कर लेते हैं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल आलोक मेहता जी, सिर्फ 6 वोट। बिल्कुल, आपको याद होगा सीपी जोशी 1 वोट से हारे थे, और सीपी जोशी उस समय मुख्यमंत्री पद लगभग बनने वाले थे, तय हो गया था राजस्थान में। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात जोड़ूंगा, ममता जी देखिए अंतिम क्षणों में जीत भी सकती हैं, जो अभी तक का जो ट्रेंड है, और पूरे प्रदेश में हम सुबह से आप चर्चा कर रही हैं। मेरा कहना है कि वो एक दोबारा बाई इलेक्शन लड़ लेंगी, कोई भी उनके लिए सीट खाली कर देगा यदि बहुमत आता है। और मनमोहन सिंह तो कभी चुनाव जीते, मनमोहन सिंह तो दक्षिण दिल्ली में हारे प्रधानमंत्री बने। देखिए इस देश में बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री 10-10 साल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का कद तो बड़ा होता है ना। जिस तरीके से नंदी भवानीपुर छोड़ के वो नंदीग्राम आई, इकलौती सीट से लड़ी, भले ही वो हार जाए 2 या 4 या 6 वोट, अभी पता नहीं है, लास्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत तो ये ममता बनर्जी की देखी जाएगी बड़ी। उसको बिल्कुल जीत ही माना जाएगा। देखिए यदि 1-2 से हारे या 2000 से हारे, तब तो फिर भी जीत माना जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कड़ी लड़ाई में सारी ताकत और शुभेंदु के परिवार की पूरी ताकत लगने के बाद, पूरे दल बदल के बाद, उसके बाद भी जीतना और नए क्षेत्र में। लेकिन यह कि उनका एक आत्मविश्वास किसी भी नेता का ये होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे मिसाल रही हैं, जो ऐसे नेता हैं वो अपने इलाके में एक बार जाते हैं और जीत के आते हैं। यदि उन्होंने
जीवन भर काम किया है, तो अपने चुनाव क्षेत्र में जाए बिना भी एक बार जाकर के चुनाव जीतने के कई उदाहरण मेरे सामने हैं। बिल्कुल सर, तो नंदीग्राम की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। आखिरी राउंड चल रहा है इस वक्त गिनती का, और इस आखिरी राउंड में इस वक्त का अपडेट ये कि ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं, और पीछे हुई है वो 6 वोट से। कहां तो 8000 की लीड ले ली थी और अब 6 वोट से पीछे। और देखिए, लोकतंत्र, जमहूरियत, ये वो तर्ज हुकूमत है जहां वोट तोले नहीं जाते, गिने जाते हैं, और इस वक्त इसी गिनती में पिछड़ती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। और इस बीच बड़ी खबर, ममता बनर्जी अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इंतजार इस बात का कि ममता बनर्जी के नतीजों के दिन जो पहली तस्वीर आएगी, क्या वो भी व्हील चेयर पर ही होगी। व्हील चेयर पर प्रचार करके ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव का पूरा मिजाज बदल दिया। आज आंकड़े ये कह रहे हैं, नतीजे ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही हैं, अपने दम पर, अकेले योद्धा की तरह, मोर्चे पर अकेले दीदी, और अपनी पार्टी को तीसरी बार सत्ता में वो वापसी करवा रही हैं। लेकिन क्या आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ममता बनर्जी की पहली झलक नजर आएगी नतीजों वाले दिन, तो क्या वो पहली झलक, पहली तस्वीर एक बार फिर वही व्हीलचेयर वाली होगी अजय? हो सकता है जब व्हील चेयर, क्योंकि व्हील चेयर ये मेरे ख्याल में पहली बार व्हील चेयर एक राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी का अगर जो खेला हॉबी एक टाइप की बंगाल में उसका खेला शेष हो गया, जो खेला हो रहे थे अभी वो शेष हो गया, क्योंकि अब ममता देख रहे हैं सिर्फ बंगाल नहीं, सारा, अब मैं कह रहा हूं आज, अब देख लीजिए। तो आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दिबांग जी को आना चाहिए। दिबांग जी, फिर तो अगर नंदीग्राम सीट जिससे 6 वोट से पीछे ममता बनर्जी चल रही हैं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी क्या ममता बनर्जी के लिए कि राज्य से निकलकर अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए रास्ता बनेगा क्या यहाँ से? लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ अजय जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ व्हील चेयर का कमाल है कि ममता बनर्जी ने इतनी बम्पर जीत पाई है। जो ममता बनर्जी ने काम जमीन पे किया है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जरा सा सुन लेते हैं, दिबांग जी शायद जवाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी रहेंगी तो राज्य में ही रहेंगी, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी राज्य में छोड़ेंगी। और ममता बनर्जी के बड़े चहेते हैं शाहरुख खान, उनकी फिल्म में जो डायलॉग है वही होगा कि जो जीत के भी, जो हार के भी जीते वो है बाजीगर। बाजीगर एक तरह से साबित होंगी। देखिए, बड़ी बात समझने वाली है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीते या न जीते, पर ममता बनर्जी का ये कहना कि आप जिस सबसे बड़े स्टार को लाए हैं अपनी पार्टी में, मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूंगी, और लड़ूंगी ही नहीं, मैं और किसी सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ूंगी, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने तो दिखाई ये है, जो हिम्मत और जाहिर सी रिस्क बात है उठाने कि की उससे उनका क्षमता है, कद बहुत जब बड़ा आप इस हुआ तरह है। की हिम्मत दिखाते हैं, 52 दिन हो गए उनको व्हील चेयर के ऊपर, 52 दिन हो गए हैं। एक सीटों नेता के लिहाज से तो वो खड़ी हो चुकी हैं। अब सवाल यही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आने वाली हैं, क्या स्वास्थ्य के नजरिए से भी ममता बनर्जी हमें दिखाई देंगी खड़ी हुई। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि ये जो सिंपैथी लहर है, जो विमेन वोट है, वो कहीं ना कहीं जरूर डाइवर्ट भी हुआ है और इंटैक्ट भी हुआ है ममता बनर्जी के साथ। दिबांग जी बिल्कुल डाइवर्ट हुआ है। कुल मिलाकर वोट उनको जुड़े हैं, और एक तरीके से ये जो श्रेणी को कहा जाता है, एक बहादुर नेता कहा जाता है, वो चीज साफ दिखाई देती है कि आप किस तरह से बहादुर लीडर कौन होता है, कि आप हर हाल में आगे से बढ़कर लीड करें। जब आप आगे से बढ़कर लीड करते हैं तो लोगों को दिखाई देता है, लोगों के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आप ये देखिए कि कल परसों उन्होंने, आज के लिए उन्होंने एक पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबको बताया कि आप आखिर तक मत जाइएगा। उन्होंने कहा कि जब पोस्टल बैलेट काउंट होंगे उसमें हम लोग पीछे होंगे, डिमोरलाइज मत होइएगा। मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि अभी जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगी तो क्या खेला हुए बोलेंगी, या कुछ आज हम गंभीरता हमें दिखाई देगी, उस तरीके की नारेबाजी हम नहीं सुनेंगे ममता बनर्जी के मुंह से। जीत के बाद वो नम्रता, उनमें हम विनम्रता देखेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या बोलेंगी? मुझे लगता है क्योंकि वो इतना उनका सक्सेसफुल नारा है, जरूर वो पत्रकार वहां मौजूद हैं, वो जरूर इसको एक बार बुलवाएंगे और वो बोलेंगी भी। वो इस तरह की चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होगा जब उस नारे को दोबारा बुलवाएं। ये भी देखने वाले बात होगी कि वो किस तरीके से, कितनी ग्रेसफुल तरीके से बात करती हैं।
क्योंकि वो एक बड़ी नेता है और ये भाव उनमें शुरू से है। वो ये जानती हैं कि जो वो कहेंगी, जो वो करेंगी, उसका उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके फॉलोअर्स पर किस तरह का असर पड़ेगा। ये पहचान कुछ नेताओं में होती है और ये ममता बनर्जी में ये खास तौर पर है, और यही चीज है जो उनको काफी बड़ा बनाती है। अच्छा, अगर राहुल गांधी एक त्वरित टिप्पणी आप सभी से, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ममता बनर्जी आएंगी तो सिर्फ बंगाली में संबोधन होगा या हिंदी में भी बात अपनी रखेंगी? दिबांग जी, सिर्फ बंगाली या हिंदी भी बोलेंगी? मुझे लगता है कि हिंदी में सवाल पूछा जाएगा तो वो बोलेंगी। एक टांग से वो अगर कलकत्ता से बीजेपी को उखाड़ सकती हैं, पहले कह चुके हैं ये लोग, तो वो जब दो पांव पे खड़ी होंगी तो दिल्ली से मोदी को उखाड़ेंगी। इस तरह की बातें, लेकिन ममता बनर्जी इस तरह की बातें करती हैं, यही चीजें उनको लोकप्रिय बनाती हैं। तो लोग पसंद करते हैं ऐसी चीजों को। अजय जी, बंगाली या हिंदी? ममता बनर्जी भी बोल सकती है। अगर मैं हिंदी बोलता तो ममता बनर्जी भी बोलेगी, क्योंकि आजकल जब हम बच्चे थे, हम लोग कलकत्ता में कोई हिंदी नहीं बोलते, लेकिन अब चेंज हो गया, बिल्कुल काफी चेंज हो गया अब बंगाल में, और ममता बनर्जी हिंदी बोल लेती तो ऑडियंस बदल जाएगी। आज ममता बनर्जी को पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो संदेश है वो बंगाल की जनता को नहीं देना है, बल्कि शायद देश के अंदर वो विपक्ष की जो खाली जगह है वहां उनको भरने के लिए लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। खासतौर से जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं, तमाम नेता, शरद पवार, अखिलेश यादव, सबकी तरफ से कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बस अब किसी भी पल शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जरा ममता बनर्जी का एक अंदाज, चुटीले अंदाज में पोल खोल वाला। दोस्तों, बचपन में जब हम लट्टू का खेल खेलते थे, शायद आपने भी खेला होगा, तो जब हम प्रतिद्वंदी का लट्टू गुंज यानी उसकी जो नुकीली लोहे की कील होती थी उससे मार के फाड़ देते थे, तो उसको कहते थे बिल्ला फाड़। यानी लट्टू जब दो टूक हो जाता था उसे कहते थे बिल्ला फाड़। तो बंगाल के इलेक्शन में भी इस बार बिल्ला फाड़ हो गया, खेला हो गया। ममता दी ने पश्चिम बंगाल में खेला कर दिया। कम से कम रुझानों से तो यही लग रहा है, बिल्ला फाड़। और बीजेपी ने क्या किया शेखरो? बीजेपी ठीक से खेल नहीं पाई, बहुत बुरा खेल। उसकी समझ में नहीं आया कि खेलना कैसे या खेल क्या है। आपको याद होगा कि अपने चुनावी भाषणों में ममता बनर्जी बार बार लगातार बोल रही थी कि खेला होवे। वो तो फुटबॉल लेकर अपनी रैली में जाती थी और जनता में बॉल फेंक के कहती थी खेला होवे। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार लगातार कहा गया कि खेला नहीं होगा, परिवर्तन होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहे खेला नहीं होगा, वो भी बार बार परिवर्तन पर जोर देते रहे। आसोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, टिडिडिंग के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बीजेपी को एहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। पार्टी खेलने से ज्यादा रैलियां करने में लगी रही और बड़ी बड़ी बातें करने में लगी रही, बड़े बड़े वादे करती रही, और इधर खेला हो गया भाई, इधर खेला हो गया। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ये जो नारा दे रही थी ना कि अब की बार 200 पार, वो शायद तृणमूल कांग्रेस के लिए दे रही थी। आपने भी सुना होगा, चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं। 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनी। दरअसल हुआ यह था कि बीजेपी ने अपने जितने कैंडिडेट्स
मैदान में उतारे थे उनमें आधे पुराने तृणमूल कांग्रेस के थे। इसलिए जब वो नारा लगाते होंगे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, तो जनता शायद ये समझती होगी कि तृणमूल कांग्रेस को 200 पार कराना है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में पार्टी बदल हुआ कि बहुतों को यह समझ में ही नहीं आया होगा कि भाजपा का कैंडिडेट असल में किस पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। दल बदलों को इतना टिकट देंगे तो यही होगा। जनता को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बंदा अपनी ओरिजिनल पार्टी के लिए वोट मांग रहा है या किसी और पार्टी के लिए। तो खेला हो गया भाई साहब, खेला हो गया। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। तो खेला होवे 209 सीटों के साथ ममता बनर्जी ने जिस तरीके की जीत दर्ज बंगाल में की है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक। और लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिबांग, जो सबसे ज्यादा इस समय इंतजार है वो ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। 6 वोट से वो पीछे चल रही हैं 16वें राउंड की काउंटिंग में। और सवाल यही है कि अब लग रहा है कि अब बंगला नहीं, क्योंकि अब तो देश पर नजर है और विपक्ष के लिए भी शायद अब ममता बनर्जी सबसे बड़ी जरूरत अगर मोदी को रोकना है 2024 में। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी छवि उनकी होगी जिस तरह से वो निकल कर आएंगी। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आज अपनी बात को रखती हैं। और ये भी समझने वाली बात होगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देती है। मुझे लगता है कि जिस तरह की जिम्मेदार नेता हैं वो जरूर कहेंगे कि कोरोना का काल है और इसमें आप लोग संयम बरतिए। हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर अबीर गुलाल लगाए हुए नाच रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, उनको भी मेरे ख्याल से एक संदेश देंगी, क्योंकि ये एक बड़प्पन की बात होगी, एक आगे खुद से आगे बढ़कर लोगों के बारे में सोचने की बात होगी। इस बारे में वो काफी सजग रहती हैं, तो मेरे ख्याल से एक संदेश उनको भी होगा, कार्यकर्ताओं को। भी बने हुए, उन्हीं से पूछ लेते हैं राष्ट्रीय राजनीति पर वो किस तरह की बात करती हैं, वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल प्रदीप्ता मुखर्जी, अब तो हिंदी की बारी, क्योंकि अब तो टीएमसी का हर कार्यकर्ता ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना के ही छोड़ेगा 2024 तक। देखिए वो क्या है, आगे का बात आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है बंगाल में जो बीजेपी का नारा था वो गलत निकला, यही हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात हो गया है। लेकिन आप लोग जो 16 फेज का बात कर रहे थे, 16 राउंड के बाद अभी 17th राउंड बाकी है। 17 राउंड तक हम लोगों को वेट करना है। लेकिन अगर ऐसे होता है कि शुभेंदु जीत जाता है, ममता जी हार जाता है, तो ये एक मोरली हम लोगों के लिए अटैक हो सकता है। लेकिन शायद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ हो रहा है, देखा जाए तो 17 राउंड के लिए वेट करना ही हम लोगों के लिए सही होगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स के बाद अलग है, मोदी जी ऐसे ही इस राउंड के बाद मतलब 24 के बाद वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी पूरा देश में उनका जो बिग लाई थ्योरी है वो एकदम प्रकट हो चुका है। बिग लाई थ्योरी अभी नहीं चलेगा, यही पूरा देश में ही ऐसे चलता रहेगा। तो देखा जाएगा कि ममता दीदी का सिर्फ ऐसा ही उभारना मतलब वो टाइम का बात है बस, और कुछ नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी की सीट का नतीजा तो आने दीजिए। अभी तो ये नहीं पता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से जीत रही हैं, हार रही हैं। फिलहाल का अपडेट ये कि 6 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। आखिरी राउंड की गिनती चल रही है। मुझे लगता है अजय बोस जी का रुख हमें करना चाहिए। अजय जी, ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम सीट हारती हैं तो जिस तरीके से प्रदीप तो कह रहे थे कि साहब मॉरल सेटबैक तो जबरदस्त होगा, जाहिर सी बात है टीएमसी के लिए। और दीदी दामन पे कोई दाग नहीं और नेता वही जो नैतिकता दिखाए, तो ऐसे में आपको लगता है कि नैतिकता दीदी भी दिखाएंगे अगर हार जाती हैं तो नंदीग्राम सीट से? मेरे ख्याल में इसमें नैतिकता की बात नहीं है कि ऐसे पहले भी हुआ, ये कोई बड़ा लीडर खुद हार गया। और ये जो सर्कमस्टांसेस था ये भी एक अजीब कॉन्टेक्स्ट था। वो अपना सीट नहीं है, अपना सीट छोड़ के वो एक जो सीट सबसे मुश्किल का सीट था जीतने में, उससे हार गया भी, उसका धक्का नहीं होगा। लेकिन जरूर मॉरली अगर उस पे नंदीग्राम से भी जीत गया तो उनके लिए अच्छा होगा। आलोक मेहता जी, नैतिकता का सवाल नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मनोबल से इसको जोड़कर देखा जाए। आप सहमत है क्या इस तर्क से?
देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक संकट आता है यदि ममता जी नहीं जीतती हैं, लेकिन यदि पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनका प्रभाव दिखाई देगा, उसके बाद उनके प्रभाव को स्वीकार करना। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अभी जो बधाई दे रहे हैं, आपको याद है बेंगलोर में सारे लोग मायावती जी और कैसे हाथ मिला करके खड़े हुए थे और बाद में कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो अभी का तात्कालिक प्रतिक्रिया को हम ये ना माने कि बस अब वो, मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी कैंडिडेट हो सकती है प्रधानमंत्री के लिए, सब प्रतिपक्ष तैयार हो, लेकिन क्या जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, एक बात जानकारी आपको याद दिला दूं, पिछले 2019 के चुनाव के अंतिम दिन जो संसद का सत्र था, अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सदन में। ममता जी जब सेंट्रल हॉल में आई, सोनिया गांधी, हम मेरे जैसे कई पत्रकार वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने इसी बात पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। वो आई थी समझौता करने के लिए, मिलकर के काम करने के लिए, और अधीर रंजन चौधरी ने उसे पूरा तरह से ध्वस्त करने में अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए कैसे आगे कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे दिखाने को होगा, लेकिन वो फिर कहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल सर, वो तो अभी बहुत दूर की कड़ी है कि क्या होगा 2024 के लिए। उससे पहले तो अभी 2022 उत्तर प्रदेश, और वैसे भी हम सब जानते हैं किस तरीके से 2024 दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है।